हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सुरवा दोस्तों, और मैं सिविल सर्विस के जो प्रिपरेशन करते हैं एस्पिरेंट, जो कहीं ना कहीं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए फ्री कंटेंट यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूँ। जो एनसीईआरटी जो बेस है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको मैं एक ऐसे मैनर में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका जो बेस है वो तैयार हो जाए। दोस्तों, मैंने दोस्तों इससे पहले जो 6 स्टैंडर्ड है, 7 स्टैंडर्ड है, 8 स्टैंडर्ड की जो बुक है वो कंप्लीट करा दी है। आप जाके प्लेलिस्ट में मेरी जितनी भी वीडियो हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, ये आप देख सकते हो। आप और दोस्तों, अगर आप नए हो, अगर ऐसा आप चाहते हैं कि भविष्य में आप सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं या फिर आईएएस टारगेट सेट किए हुए हैं, कहीं ना कहीं आप दोस्तों मेरे से जुड़ने की कोशिश करो। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, मैं ये जो एनसीईआरटी जो आपके लिए फ्री कंटेंट पढ़ाता हूँ दोस्तों, इसके बाद में हम अपनी मैथ्स बुकों को भी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इससे इस प्लेटफॉर्म पे आप दोस्तों सभी तरह के आपको कंटेंट मिलेंगे। आपको फ्री एडवाइस यहाँ पे रिलेटेड यूपीएससी को किस तरह से आपको टैकल करना है। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ दोस्तों। मेरे को पता होता है कि किस तरह से कौन सी सिचुएशन पे आपको किस सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरह से आपको प्रीलिम्स एग्जाम को हैंडल करना है, मैथ्स को किस तरह से लिखना है, और इंटरव्यू की सेशन की किस तरह से तैयारी करनी है। ये दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे आपको सभी तरह की जो कहीं ना कहीं वीडियो है वो अवेलेबल हो पाएगी। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो जो पहले से ही जो मेरे कहीं ना कहीं व्यूअर हैं दोस्तों, वो लाइक कर वो दोस्तों कहीं ना कहीं एक एज ए मेरे से जुड़ने की कोशिश करो, जो कहीं ना कहीं जो कॉलेज में हैं या फिर जो सिविल सर्विस की पहले से ही प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी जो डाउट है दोस्तों, जितना आप इन एनसीईआरटी को बेस तैयार करेंगे दोस्तों, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ये कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, जब किसी मकान की नींव मजबूत होती है दोस्तों, उस पर बढ़िया तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक जैसे यूपीएससी बड़े एग्जाम को किस तरह से टैकल करना संभव है, ये सिर्फ एनसीईआरटी ही सिखा सकती हैं। अगर आप एनसीईआरटी को स्किप कर रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप एक बड़ा भारी मिस्टेक कर रहे हो। एनसीईआरटी को एज ए हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, हम आज से पॉलिटिकल साइंस की जो 9th स्टैंडर्ड की जो बुक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की, इसमें दोस्तों ओल्ड और न्यू वर्जन दोनों एनसीईआरटी मैं इसमें कराता हूं दोस्तों, ताकि जो बच्चे हैं कई बार डिमांड कर देते हैं कि सर मेरे को तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, उसमें नए फ्रेश चैप्टर्स एडिड होते हैं, ठीक है, एडिशन होता है। तो दोस्तों, मैं दोनों की डिमांड पे ही ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी मैं जो पॉलिटिकल ये जो एनसीईआरटी है मैं इनका बेस तैयार करवाता हूं दोस्तों। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, उसमें आज हम 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की सीरीज शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो पहला चैप्टर होगा दोस्तों, चैप्टर नंबर 1, बेसिकली इसमें डेमोक्रेटिक नेशन के डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है आज हमारे को। ठीक है, इस डेमोक्रेसी में भी इस चैप्टर में समराइज करना है कौन कौन से जो पॉइंट है हम देखेंगे दोस्तों। इसमें एक 2 एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों इसमें एग्जाम्पल किए गए हैं। वो डेमोक्रेटिक
जो नेशन है वो किस तरह से बाहर आएंगे, डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या होती है, ये हम इसमें देखेंगे। द टाइप्स ऑफ टू नेशन। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे चिली का एग्जाम्पल होगा और पोलैंड का। पोलैंड दो नेशन होंगे दोस्तों। इसमें किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों, एक डेमोक्रेटिक है और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें से किस तरह से जो मिलिट्री कूप होगा यानी मिलिट्री शासन दोस्तों। ये मिलिट्री कूप क्या होता है दोस्तों, ये मिलिट्री कूप जब कोई इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है या फिर एक क्रूर शासक है जो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक जो रूल बनाता है दोस्तों, राजा होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन संस्था या देश पे कहीं ना कहीं शासन कर रहा है दोस्तों, ठीक है, बाकी सरकार है, लेकिन उसकी जो नीतियां होती हैं दोस्तों कहीं ना कहीं उनको वहाँ की जनता पे कहीं ना कहीं क्रूरता दिखाती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों वहाँ के जो पीपल्स हैं दोस्तों, ठीक है, वो उस राजा का या उस गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। इसके बाद में दोस्तों वो जैसे ही विरोध होगा, नारेबाजी होंगी या फिर देश के खिलाफ जो पैम्पलेट उठाए जाएंगे, उसके बाद में दोस्तों वहाँ की जो मिलिट्री होगी दोस्तों, मिलिट्री उसको अंडर कंट्रोल कर लेगी, उस संस्था को, देश को, उस सरकार को दोस्तों। फिर जनता द्वारा दोस्तों रेफरेंडम करवा के वहाँ पे चुनावी इलेक्शन करवाना ही क्या कहलाता है, मिलिट्री को। ये कहीं ना कहीं प्रोसीजर होगी और ये जरूरी नहीं होता दोस्तों एक ऑटोक्रेटिक कंट्री हो, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री की सरकार भी हो सकती है, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ये हम दो एग्जाम्पल इसमें दोस्तों पढ़ेंगे पहले पॉइंट में। दूसरे एग्जाम्पल में दोस्तों द बिगिनिंग फेज ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी है दोस्तों, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन करना दोस्तों, ये बिगनर सेशन कहाँ से, फेज कहाँ से स्टार्ट होगा, हम इसमें भी फ्रांस और यूएस का एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, ये भी हम देखेंगे। और इसके कंटेम्परेरी जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक होंगे, जो डेमोक्रेटिक जो नेशन होंगे दोस्तों, वो किस तरह से बाहर निकल के आएंगे, नेशन स्टेटस ये देखेंगे, ठीक है। उन देशों का रवैया कैसे होगा, उनसे लेके आज तक का जो कहीं ना कहीं कंटेम्परेरी जो डेमोक्रेटिक नेशन होंगे किस तरह से बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। आपने सुना होगा दोस्तों एंशिएंट टाइम में या मेडिवल टाइम में जिस तरह से जो ऑटोक्रेटिक रूलर होते थे, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, इंडिया में, यूएसए में, और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में दोस्तों, और अफ्रीका में, यहाँ पे दोस्तों मुस्लिम और हिंदू रूलर रहे हैं, हमने हिस्ट्री में जाना है ये, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो उनके सामंत होते थे, वो बीच में जो मंत्री होते थे, और कहीं ना कहीं जो आप देखोगे, इंडिया की बात बताऊं, इंडिया में दोस्तों राजा के नीचे कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे दोस्तों, उनका शासक होता था, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं समाप्त करके दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेटिक बनेगा, चुनाव होता, सरकार बने करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फेज चला रहा होगा।
मेडिवल टाइम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये टाइम रहा था दोस्तों कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के आसपास में। इसमें दोस्तों एक राजा होता है, ठीक है, और एक कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक नेशन है वहाँ की आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। वहाँ का राजा लोगों पे अधिकार न देके उनकी फ्रीडम को हानि पहुँचा रहा है, ठीक है, उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं समन्वय नहीं कर पा रहा, चॉइस का माहौल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, ठीक है, और पॉलिटिकल वैल्यू है कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुकी है। तो जो अधिकार हैं वो लोगों तक, जो कर्तव्य हैं वो जो उनको छीना गया है, उनकी स्पीच को छीना गया है, बोलने की आज़ादी है, ना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा है, ना सोशल है, ना पॉलिटिकल है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी दोस्तों, किस तरह से उसको वहाँ के नेशन द्वारा, ठीक है, वहाँ के नेशन द्वारा किस तरह से रेफरेंडम के माध्यम से इलेक्शन करवाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने ये भी सुना होगा जो मेडिवल टाइम में जो आपने ब्रिटेन और स्पेन की जो कंट्री होते थे, यूरोपियन नेशन कहीं ना कहीं कॉलोनी बनाती थी। समझ में आया दोस्तों? कॉलोनी होने के बाद में वो स्टेट, वो कहीं ना कहीं कंट्री वहाँ पे शासन करेगा, रूल लागू करेगा, पॉलिसी लागू करेगा। ठीक इसी प्रकार से इंडिया में भी होता था हमारे पास में, ब्रिटेन द्वारा 300 साल तक राज किया गया। यही जो कॉलोनी है दोस्तों, एक दिन उस सरकार की जो कहीं ना कहीं नियम और क्रूरता होगी उसका विरोध करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे इंडिया में 1857 में हुआ था, ठीक है, 1857 में फिर हमने इंडिपेंडेंस को पाया दोस्तों। किस तरह से जो स्ट्रगल था लोगों का, वो कहीं ना कहीं उस फेज में और भी कंट्री और भी कॉलोनी रही होगी। ठीक उसी प्रकार से जो अफ्रीका के नेशन होंगे, जो स्लेव डायनेस्टी थी दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं यूज करते थे, वहाँ पे कॉलोनी बनाएंगे। ये कौन बनाएगा? ये ब्रिटेन और स्पेन वेस्टर्न नेशन के जो कंट्री थे, जो समर्थ कंट्री होते थे दोस्तों, ये कॉलोनी बनाते थे। इनमें से भी कहीं ना कहीं फ्रांस और यूएस दोस्तों कॉलोनी ही रही होंगी, रही थी दोस्तों। जो ब्रिटेन की कॉलोनी रही और यहाँ पे स्पेन की कॉलोनी रही, ठीक है। इनमें से देखेंगे दोस्तों किस तरह से लैटिन अमेरिका जो कंट्री थे वो इंडिपेंडेंस होंगे दोस्तों, यहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशन बनेंगे। और अफ्रीका में भी किस तरह से, हम गाना का एग्जाम्पल देके देखेंगे दोस्तों, गाना को किस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी वहाँ पे अच्छी सरकार नहीं हो सकी। और फिर बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं मिलिट्री को लगता है, यहाँ पे मिलिट्री शासन लगता है, फिर दोबारा से चुनाव होते हैं। क्या दोस्तों ये जो डेमोक्रेसी होता है क्या ऑल ओवर वर्ल्ड है? इसके समकालीन हम देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही यूएसए और यूएसएसआर दो कहीं की बाइपोलर आइडेंटिटी होंगी, दो पावरफुल नेशन होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इनमें एक तरफा चलता युद्ध फाइट होती रहेगी। जो अदर नेशन होंगे दोस्तों, ठीक है, वो अदर नेशन इन दोनों देशों पे डिपेंड रहेंगे। एक किसी चीज़ में शामिल हो जाएगा, दूसरे उसमें शामिल हो जाएगा। ये हम देखेंगे जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, सेकंड वर्ल्ड वार होता है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं ये जो बाइपोलर जो फाइट थी ये हमारे को देखने को मिली है। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, जैसे यूएसएसआर का कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन हो जाना 1991 में दोस्तों, 15 कंट्रियों में कहीं ना कहीं जो आप देखोगे कम्युनिस्ट में टूटना दोस्तों, फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री में विभाजित होना, ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर की जो शक्तियाँ थी दोस्तों उसको कहीं ना कहीं खंडित करेगा और यूएसए का डोमिनेशन हो जाएगा दोस्तों। ये कंटेम्प्रेरी ऑफ डेमोक्रेसी हम देखेंगे दोस्तों। बेसिकली यही चैप्टर इसमें समझाया गया दोस्तों। आइए दोस्तों, आप इस चैप्टर का नाम था डेमोक्रेसी, कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दोस्तों। डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, डेमोक्रेसी
बेसिकली चैप्टर का नाम यही है, डेमोक्रेसी क्या होता है, एक डेमोक्रेसी वर्ड कैसे इमर्ज हुआ, ठीक है, और डेमोक्रेसी किस तरह से एक देश डेमोक्रेटिक बनता है, ठीक है, ये हम देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। द टेल्स ऑफ द नेशन, चिली और पोलैंड का एग्जाम्पल देखेंगे, बिगिनिंग फेज देखेंगे, फिर इसके कंटेम्प्रेरी नेशन, आज तक का जो इतिहास रहा है, डेमोक्रेसी जो नेशन थे वो किस तरह से बड़े हैं, डेवलप हुए हैं दोस्तों। आइए चलते हैं। आइए दोस्तों पहले पॉइंट को पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम कहीं ना कहीं दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों किस तरह से डेवलप होता है, और एक डेवलप नेशन भी कहीं ना कहीं अपने करूर शासन की वजह से कहीं ना कहीं मिलिट्री द्वारा ओवरथ्रोन किया जाता है, फिर बाद में उसको री इलेक्शन किया जाता है, यानी रिफरेंडम किया जाता है। इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों, इन दो कंट्री के एग्जाम्पल के माध्यम से, कौन कौन से थे वो, चिली और कहीं ना कहीं पोलैंड, इन दोनों कंट्रियों में ये पढ़ेंगे दोस्तों। एक कहीं ना कहीं जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें किस तरह से जो शासन है वो कहीं ना कहीं दोबारा से इलेक्शन होंगे, किस तरह से रेफरेंडम होगा, पहले हम देखेंगे दोस्तों। पहला एग्जाम्पल चिली का देखते हैं दोस्तों। 11 सितंबर दोस्तों 1973 को मिलिट्री कूप होता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी दोस्तों, ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट होगी, और कहीं ना कहीं इसमें जो करेक्टरशिप है मिलिट्री के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं वो होगा। इसमें सडन को डिबेट होगी दोस्तों, डिबेट सडन ओवरथ्रोन ए गवर्नमेंट। यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी दोस्तों कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से या फिर में इलीगल होगी और न होगी, उसका ये डिबेट करेगी या मिलिट्री निर्णय लेगी दोस्तों, समझ पा रहे हो। फिर बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ की जो मिलिट्री होगी उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा इलेक्टेड जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट के को कहीं ना कहीं हटा के दोस्तों कहीं ना कहीं जो वायलेंस करती है या फिर अधिकारों को हनन करती है, जो लोगों के अधिकारों को हनन करती है, उसको मिलिट्री द्वारा उसको हटा दिया जाता है। फिर मिलिट्री द्वारा जनता के द्वारा दोस्तों रेफरेंडम करवा के उसमें उस कंट्री में कहीं ना कहीं आप देखोगे चुनाव करवाना दोस्तों, लोगों के मतों के अनुसार उस कंट्री में री इलेक्शन होना दोस्तों, प्रेसिडेंट का, वहाँ की सरकार बनना दोस्तों। अगर ऑटोक्रेसी है तो कहीं ना कहीं वो उसका जो राजा होगा दोस्तों, उस कंट्री का राजा होगा या फिर सामंत होगा, पहले होते थे दोस्तों, वो सामंत अपनी क्रूर नीतियों के माध्यम से दोस्तों लोगों पे अत्याचार करेगा, जो पॉलिसी बनाएगा, वहाँ उसके मंत्री होंगे दोस्तों। वो एक कंट्री डेमोक्रेटिक होते हुए भी लोगों के अधिकार का हनन करेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये कंटेम्प्रेरी जो हम पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सीख मिलेगी दोस्तों। ये आप भी जब आप डिप्लोमेट बनोगे, कहीं ना कहीं IAS ऑफिसर बनोगे, यही डिप्लोमेटिक बातें आपको अपने देश पे अप्लाई करनी है और इस निर्णय पे पहुंचना है। जब आप DM बनोगे दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट का DM बनना एक बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में दी जाएगी। जब आप IAS ऑफिसर बन के जाओगे दोस्तों, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे बहुत सी बड़ी जिम्मेवारी आपको दी जाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं दोस्तों डेपुटेटेड किया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट में, समझ पा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप DM के तौर पे कहीं ना कहीं एक स्टेट पे, एक डिस्ट्रिक्ट पे दोस्तों कहीं ना कहीं आप वहाँ पे एक हमारे कंट्री की बात बोल रहा हूँ दोस्तों, एक कंट्री में दोस्तों आप ये आप अपने देश में
डीएम के रूप में करोगे, पद पे बैठोगे दोस्तों, वहाँ पे जो नियम बनाओगे तुम खुद, या फिर सरकार के जो नियम है उनका पालन कराओगे लोगों के द्वारा, ठीक है, उस पर शासन करवाओगे, तब ये बातें आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, पॉलिसी को चेंज कैसे किया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बातें किस तरह से सर्वोपरि रखा जाता है, एक लॉ से भी ऊपर को, यही आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उस देश में आपको करना पड़ेगा। ठीक इसी एग्जाम्पल दो कंट्री होंगे दोस्तों, चिली और पोलैंड। चिली में दोस्तों ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उस सरकार द्वारा लोगों के अधिकार इकोनॉमिक और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मतलब चोस हो चुकी है, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चल पा रही दोस्तों, ठीक है, लोगों के अधिकारों पे कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। इसके बावजूद मिलिट्री द्वारा दोस्तों वहाँ की सरकार को कहीं ना कहीं हरा के, जो वॉयलेशन है कॉन्स्पिरेसी करके दोस्तों, कहीं ना कहीं मिलिट्री द्वारा उस देश की सरकार को अंडर कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मिलिट्री को बोला जाता है। समझ पा रहे हो? आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। फिर वहाँ की जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मिलिट्री है दोस्तों, उस गवर्नमेंट के खिलाफ जाके लोगों का मत लेके वहाँ पे इलेक्शन रेफरेंडम करवाना दोस्तों, एक नई गवर्नमेंट का निर्माण करना, एक नए जो व्यवस्थित कंट्री था, जो यहाँ पे जो हनन हो चुका है लोगों को अधिकारों का, उसको कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री में बदल देना, ठीक है, एक नई गवर्नमेंट बना देना, ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास में रेफरेंडम करवाना दोस्तों, ठीक है, ये होना। एक डेमोक्रेटिक पहले से कंट्री है, ठीक है, एक दोस्तों ऑटोक्रेटिक है, ठीक है, एक ऑटोक्रेटिक राजा, जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, भूटान में हालांकि यहाँ पे राजा होते हैं, नरेश होते हैं दोस्तों, लेकिन वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। यहाँ पे अगर भूटान की बात करूँ या फिर नॉर्थ कोरिया की बात करूँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया का जो किंग जोंग है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन करता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की जो पीपल है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं दूसरी सरकार में कन्वर्ट कर सकती है, और उस देश की कंट्री, उस देश की मिलिट्री दोस्तों यहाँ पे उस मिलिट्री के खिलाफ जाके यहाँ पे वॉयलेशन करके रेफरेंडम करवा सकती है। तो ये आपको ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से देखने को मिलेगा, ठीक है। चिली में दोस्तों फिर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इंटायर इलेक्टोरेट से पूछ के दोस्तों, वहाँ की जनता से पूछ के कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाए जाते हैं, ठीक है। पीपल कहते हैं भाई नो, मिलिट्री रूल नहीं चलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन हो और हम अपना जो कंट्री है उसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, चुनने के बाद में नई गवर्नमेंट होगी, हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, अपना खुद का संविधान होना चाहिए, हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी राजनीतिक जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो सुदृढ़ हमारे कंट्री को हम बना सकते हैं, ठीक, यही चिली में एक डेमोक्रेटिक चिली में दोस्तों एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी रिप्लेस की जाएगी नॉन गवर्नमेंट मिलिट्री के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट मिलिट्री गवर्नमेंट अप्लाई होगी, ठीक है, और डेमोक्रेटिक बनाया जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल था चिली का, जो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे, और जनता के विरोध द्वारा मिलिट्री कूप हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। कब हुआ? 1973 में दोस्तों, समझ में आया। और यही फिर दोस्तों जनता के द्वारा नई गवर्नमेंट को चुना जाना, ठीक है। एग्जाम्पल ये चिली का क्या होगा, जहाँ पे पहले से डेमोक्रेटिक कंट्री थी, फिर भी कहीं ना कहीं मिलिट्री कूप होगा, तो ये चिली का एग्जाम्पल रहेगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और पोलैंड का एग्जाम्पल ये रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे एक ऑटोक्रेटिक मतलब नॉन गवर्नमेंट
है यहाँ पे, ठीक है। मिलिट्री द्वारा उसको कहीं ना कहीं कब्जे में करके डेमोक्रेटिक में कन्वर्ट कर देना, ये पोलैंड का एग्जाम्पल रहेगा। आइए दोस्तों पोलैंड के एग्जाम्पल को भी देखते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं पोलैंड का। हमने पहले एग्जाम्पल में देखा किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, वहाँ की जो ऑटोक्रेटिक भी हो सकती है, डेमोक्रेटिक भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, किसी में वो शासन करता है, किसी में यहाँ की जैसे हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा, एक समझने का मतलब है कि जो एक ऑटोक्रेटिक कंट्री होता है उसमें अपना खुद का लीडर होता है, देश का एक ही चुनाव होता है, मतलब दो पार्टियां होती हैं और एक पार्टी दूसरी पार्टी के अपोजिशन में होती है और उसके अगेंस्ट में इलेक्शन होता है, समझ पा रहे हो, ऑटोक्रेटिक में। और डेमोक्रेटिक कंट्री में मल्टीपल पार्टी होती हैं दोस्तों, इसमें जनता उन अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहीं ना कहीं चुनती है, जिस प्रकार से इंडिया में होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है उसके गवर्नमेंट का हनन कर रही है, अधिकारों का हनन कर रही है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है बोलने के लिए, उनके अधिकार अच्छे अप्लाई नहीं है, उनको फ्रीडम नहीं दी गई है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक संकेत नहीं है दोस्तों डेमोक्रेटिक कंट्री के। तो दोस्तों एक कंट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की संस्था द्वारा जिस पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, एक बड़े स्तर पे, यानी पोलैंड और कहीं ना कहीं चिली का हमने देखा दोस्तों, यहाँ के एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट द्वारा लोगों को एक क्रूरता, सरकार द्वारा क्रूरता शासन को अप्लाई किया हुआ था। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री कूप हो जाने के बाद में वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री को नॉन गवर्नमेंट कंट्री में डेवलप किया गया था, समझ पा रहे हो। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, एक कंट्री है, ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। यहाँ की गवर्नमेंट है जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में जो कहीं ना कहीं शिपयार्ड वर्कर हैं दोस्तों, इसके तहत वहाँ पे इलीगल इंस्ट्रक्शन ट्रेड हो रहा था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं वो उसका अपोजिशन करते हैं। वहाँ के जो मजदूर यूनियन होंगे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इलीगल जो दूसरे देश से हो रहा था दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका विरोध करेंगे, सरकार के विरुद्ध उसको रोका जाना चाहिए। हमारे देश का जो सामान है वो इस तरह से इलीगल यहाँ पे शिपयार्ड हो रहा है, वो मजदूर वर्ग दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट को सचेत करने के लिए ये स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये स्ट्राइक करेंगे उस गवर्नमेंट के अधीन और गवर्नमेंट उसको एग्रीमेंट भी करता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे देश के खिलाफ जा रहा है, हमारे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं क्षीण कर रहा है, ये चीज़ें इलीगल जो कि कोई चीज़ है ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों पोलैंड में क्या हुआ, पोलैंड की जो सरकार थी उन्होंने इस बात को एग्री किया, लोगों ने दोबारा से फिर स्ट्राइक किया। ये कब होगा, आइए दोस्तों चलते हैं। पोलैंड ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ नॉन गवर्नमेंट टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, किस तरह से यहाँ पे चॉइस होगा दोस्तों, यहाँ पे जो पीपल है, एक जो ट्रेडिंग इलीगल ट्रेडिंग होता उसके विरोध में ये देश के पीपल पोलैंड की सरकार को कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर देंगे दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट बना देंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है दोस्तों, डेमोक्रेसी की मतलब होता है इट्स ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज देयर रूलर, एक जनता द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनना डेमोक्रेसी बोला जाता है दोस्तों। कहने का मतलब है जनता का शासन, जनता के द्वारा रूल अप्लाई होना, एक वहाँ का लीडर चुने जाना, रिप्रेजेंटेटिव करना जो लोगों के लिए ही काम करेगा, ठीक है, उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में और क्या होता है दोस्तों, जो लीडर होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, शुड द रूल इन
रूल शुड इन द कंट्री फॉर कंट्री, देश के लिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल स्थापित करेगा, तो उसको कैसे बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में। और ऑटोक्रेटिक कंट्री, ऑटोक्रेसी क्या होता है दोस्तों, जिसमें अपना खुद का एक ही शासक हो दोस्तों, वो राजा कहलाएगा, और राजा उस आइडेंटिटी पे रूल करेगा, और प्रजा उसके नीचे मंत्री होंगे, वो करेगा। इसका ऑटोक्रेटिक का ये नॉर्थ कोरिया एक एग्जांपल है दोस्तों। यहाँ पे एक ऑटोक्रेटिक, आप डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जांपल आप भूटान देख सकते हो, ठीक है। नेपाल में किस तरह से, बांग्लादेश कैसे डेमोक्रेटिक होगा, पाकिस्तान कैसे होगा, इंडिया कैसे होगा, जो अफ्रीकन नेशन है वो किस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कॉलोनियाँ हुई उनसे स्ट्राइक करके, फाइट करके, जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन था या स्पेन था, उनकी कॉलोनियों को किस तरह से जीता जाएगा दोस्तों उनके द्वारा। यूएसए है, फ्रांस है, किस तरह से यहाँ पे डेमोक्रेटिक होगा, जो वेस्टर्न नेशन होंगे दोस्तों जहाँ पे कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी, वो कैसे डेमोक्रेटिक नेशन को कहीं ना कहीं उनसे फ्रीडम लेके दोस्तों डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट होंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या होता है दोस्तों 1980 में दोस्तों, जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक और क्या क्या होता है, इसमें एक लीडर चुना जाएगा जनता के द्वारा, और वो रूल अप्लाई होगा, जनता के लिए ही करेगा, वो काम करेगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी लोगों को कहीं ना कहीं इलेक्शन में भाग लेने का, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, चुनने का, अपने लीडर को चुनने का, देश का राष्ट्रपति इलेक्शन चुनने का, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार दिया जाएगा, और उनको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरफ से सिक्योर करके दोस्तों उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन, लिखित संविधान, लिखित भी हो सकता है और नॉन लिखित भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट डेमोक्रेसी वही होता है जो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, उसको अपनी फ्रीडम स्पीच दी जाती है, उसको खुले तरीके से बोलने का अधिकार होता है, सरकार की नीतियों का विरोध कर सकता है, धरना दे सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। वो अपने प्रतिनिधित्व को इलेक्शन के माध्यम से दोस्तों चुन सकता है। एक डेमोक्रेटिक नेशन की पहचान होती है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इंडिया सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, फ्रांस रहा है और कहीं ना कहीं यूएसए दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। तो पोलैंड में दोस्तों 1980 में 14 अगस्त 1980 में राइट टू स्ट्राइक बाय शिपयार्ड वर्कर, ठीक है, इन शिपयार्ड वर्कर के द्वारा स्ट्राइक की जाती है, जो कहीं ना कहीं नॉन दूसरे देशों के जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा था इलीगल तरीके से उनके द्वारा सरकार के विरोध किया जाता है। सरकार का, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा सीपीआर वर्कर के द्वारा उनका विरोध किया जाता है। किसके थ्रू? जो इलीगल ट्रेड हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 1980 में। और इस बात को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाता है कि हाँ ठीक है, रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। वर्कर जो हैं उनको, उनके राइट को कहीं ना कहीं हम उनकी मांग को स्वीकार करते हैं। जो इंडिपेंडेंस ट्रेड होगा दोस्तों, किस तरह से फ्री ट्रेड किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो होगा, उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं माना जाएगा दोस्तों। 1981 में दोस्तों 81 में क्या होगा, यहाँ पे मार्शल लॉ गवर्नमेंट है वो इन वर्कर के अगेंस्ट दोस्तों कहीं ना कहीं मार्शल लॉ लेके आएगी। किस पे जो इम्पोज किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों, ठीक है। और 1989 में दोस्तों फ्री इलेक्शन करवाए जाएंगे दोबारा से, और 1988 में दोस्तों स्ट्राइक दोबारा से होगी, और 1989 में फ्री इलेक्शन करके 1990 में प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा। तो दोस्तों हमने देखा किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मिलिट्री कूप होता है। मिलिट्री कूप जो मार्शल लॉ होता है दोस्तों उसी को बोलते हैं, लेकिन इसकी जो फॉर्म होती है, किसी को मार्शल लॉ बोलते हैं, मिलिट्री कूप बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक ही बात होती है। वहाँ की जो मिलिट्री होती है दोस्तों, उसके द्वारा वहाँ की गवर्नमेंट के विरुद्ध गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल कर लेना, और वहाँ की जनता के मतानुसार
दोबारा से री इलेक्शन करवाना ये प्रोसीजर होती है, उसको डेमोक्रेटिक कंट्री में न्यू कंट्री डेवलपमेंट करना दोस्तों, न्यू कंट्री का डेमोक्रेसी बनाना। तो दो तरीके से दोस्तों हमने देखा किस तरह से एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है। एक तो मिलिट्री द्वारा, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है चाहे ऑटोक्रेटिक हो चाहे डेमोक्रेटिक है, मिलिट्री द्वारा उसको अंडर कंट्रोल करके रेफरेंडम करवाना दोस्तों, समझ पा रहे हो। एक दूसरा दोस्तों वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक हो, वही की लोगों द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा स्ट्राइक करके दोस्तों वो अधिकारों की मांग कर सकते हैं एसओएस गवर्नमेंट के विरुद्ध में दोस्तों, जैसे यहाँ पे ट्रेड के माध्यम से देखा था दोस्तों, ठीक है। और उसके विरुद्ध उसके गवर्नमेंट के द्वारा उसी सरकार के जो पीपल हैं दोस्तों उनके विरुद्ध मार्शल लॉ ला के कहीं ना कहीं न्यू इलेक्शन होना, ये एक प्रोसीजर होती है। वहाँ के प्रेसिडेंट को दोबारा से सरकार चुनना, ये दो तरीके से कहीं ना कहीं आप देखोगे डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन हो जाता है, मिलिट्री कूप होता है। आई होप दोस्तों ये दो एग्जाम्पल थे, चिली का और पोलैंड का, ये दो हमने देखा किस तरह से यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ की सरकार को ऑर्गेनाइजेशन अधिकारों की मांग करके दोस्तों यहाँ पे मार्शल लॉ या फिर मिलिट्री को कहीं ना कहीं एक्शन में लाया जाता है, किस तरह से। ये दो एग्जाम्पल हमने देखे दोस्तों। आई होप दोस्तों दोनों का अलग अलग डिफरेंस था, किस तरह से एक गवर्नमेंट मार्शल लॉ ला के वहाँ की जनता के विरुद्ध कहीं ना कहीं न्यू इलेक्शन होते हैं दोस्तों, ठीक है, अपोजिशन करके सरकार के द्वारा मार्शल लॉ अपोज किस तरह किया जाता है। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी के खिलाफ, ठीक है, मार्शल लॉ कैसे लॉ होता है, मिलिट्री कूप कैसे होता है, फिर बाद में लोगों का रेफरेंडम, ठीक है, जो करोड़ सरकार द्वारा हनन होना ये कर सकता है। ये तो सरकार के द्वारा लोगों को कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, आई होप दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे किस तरह से यहाँ पे जो मिलिट्री कूप है मार्शल लॉ अप्रोच होता है। आप दोस्तों कमेंट में करके बताओ भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस किस आर्टिकल में मार्शल लॉ को हमारे को यहाँ पे इम्पोज किया गया है, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, आइए दोस्तों पढ़ते हैं आगे, सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। जो डेमोक्रेटिक जो नेशन कहीं ना कहीं बाहर निकल के है दोस्तों, उसका बिगनिंग फेज कब स्टार्ट होता है, बिगनिंग फेज ऑफ एंड हाउ टू इमर्ज द डेमोक्रेटिक नेशन फ्रॉम कॉलोनिज्म, ठीक है, एंड ऑफ कॉलोनिज्म कैसे होता है। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो राजा होते थे पहले, या जो लैंड लॉर्ड होते थे, जो कहीं ना कहीं जिनके पास में ज़मीन होती थी, जो राजा के नीचे पुरोहित होते थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं राजा से ज़्यादा पावर रखते थे, ठीक है। ये हमने आप देखोगे मेडिवल टाइम में पीरियड में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये फेज रहा होगा 18th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी के वाला उसमें, ठीक है, उस दौरान ये रहा होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो रही दोस्तों। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी यहाँ पे जो राजा होते थे दोस्तों, जो पुरोहित होते थे, जो कहीं ना कहीं या ब्राह्मण होते थे दोस्तों, उनको राजा के नीचे कहीं ना कहीं बड़ा पद मिलता था, जो राजा से ज़्यादा शक्तियाँ रखता है। राजा उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रजा पे कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशन बनाता था। आई होप दोस्तों ये इसके पैरेलल, इसके समकालीन, इसके कंटेम्प्रेरी दोस्तों, इंडिया के कंटेम्प्रेरी और देशों में भी ऐसा ही हो रहा होगा, ये मान सकते हैं हम लोग। जैसे जो ब्रिटेन थी दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका, तुर्क जो आप देखोगे दोस्तों, या जो ओटमन पावर था यहाँ पे मिडिल जो सेंट्रल एशिया में दोस्तों, यहाँ पे जो अरब के देशों थे, ईरान, इराक, तुर्की, यहाँ पे जो ओटमन एम्पायर था दोस्तों, वो यहाँ पे रूल करता था। और यहाँ पे और जो हमारे इंडिया में भी
इस मेडिवल टाइम की बात करें दोस्तों, जहाँ पे राजाओं के और उनके पुरोहितों का शासन होता था, उनका एंड होने वाला है। और फिर बाद में दोस्तों जो ये कंट्री होंगे, चाहे ब्रिटेन हो चाहे स्पेन हो, जो वेस्टर्न नेशन जो पावरफुल होंगे दोस्तों, वो अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देंगे। कॉलोनी यानी मार्च करना स्टार्ट कर देंगे, देश का भ्रमण करना स्टार्ट कर देंगे, दूसरे देशों में मार्च करेंगे, वहाँ पे स्लेव बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे, उस देश में डेमोक्रेटिक यानी अपने शासन लागू होंगे। ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन ने इंडिया में किया था। समझ में आया दोस्तों। फिर यही जो जनता है दोस्तों, इनकी ये मतलब इनको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ की जनता को विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, मतलब हमारे को काम मिल रहा है, राइट धीरे धीरे से उनको राइट देना स्टार्ट कर देंगे, वायलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, करूर गवर्नमेंट है वो नीति अपनाएंगे दोस्तों। फिर धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, वही वर्ग, वही मजदूर वर्ग, वहाँ की जनता, वहाँ के उस कॉलोनी जो बना रहा है, चाहे ब्रिटेन हो चाहे स्पेन हो चाहे अदर यूरोपियन आइडेंटिटी हो, हम देखेंगे एग्जाम्पल यूएसए का भी देखेंगे, यूएसए किस प्रकार से डेमोक्रेटिक बनता है, और उसके बाद में फ्रांस का एग्जाम्पल भी देखेंगे दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे जो अमेरिका है, यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, ये देखेंगे दोस्तों। मैं ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों आपको, ये जो कॉलोनी थी दोस्तों, इनका एंड कैसे होता है, ठीक है, जो ब्रिटेन द्वारा और स्पेन के द्वारा, ठीक है, ये बनाई गई थी। यहाँ की जनता द्वारा दोस्तों, यहाँ जो स्लेव बनाए जाते थे, वहाँ की जनता द्वारा उन कॉलोनियों को विरोध, उनकी पॉलिसियों का, उनके यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ठीक है, उनको विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। विरोध होने के बाद में दोस्तों वो अपने लिए एक नेशन की मांग करेंगे। वो नेशन किस तरह का शेप होगा वो डिसाइड करेगी जनता, ठीक है। और अगर बाद में दोस्तों जैसे एक कंट्री डेवलप हो जाता है या फिर डेवलपिंग हो रहा है, वहाँ की जनता द्वारा अपने लीडर को चुना जाएगा, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑटोक्रेटिक कंट्री है तो ऑटोक्रेटिक जो राजा होगा वो नियम बनाएगा, वहाँ की जनता तय करेगी हमारा राजा कैसा होगा, ठीक है, राजा के द्वारा शासन होगा, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक कंट्री बोला जाएगा, ऑटोक्रेसी। और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री को कन्वर्ट कैसे होगा, वो राजा का विरोध करेंगे, ठीक है, वहाँ के लैंडलॉर्ड का विरोध करेंगे, फिर कहीं ना कहीं एक न्यू जो कंट्री है वो इमर्ज होके आएगा, ठीक है। यही इसमें एक बिगनिंग शुरुआत होती है दोस्तों। और ये कब शुरुआत होती है दोस्तों, ये जो फेज होता है ये स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक की हम बात करते हैं, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो कहीं ना कहीं एंड करेगा किसका, जो फेडरल लैंडलॉर्ड होते थे उनका, और जो मोनार्च होते थे, मोनार्ची राजा होते थे दोस्तों, उनका एंड करेगा। और ये कब होगा, 18th सेंचुरी, और कहीं ना कहीं आप देखोगे 19th सेंचुरी में दोस्तों ये बिगिनिंग फेज होगा 2 सेंचुरी अगो, ठीक है। और किसका एंड होगा दोस्तों, यहाँ पे रिड्यूस होगी जब पावर ऑफ मोनार्ची, जो मोनार्च राजा होगा दोस्तों उसको उसकी शक्तियाँ रिड्यूस की जाएंगी, उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे लोग, अधिकारों की मांग करने लगेंगे, अपने जो राष्ट्र है उसको सरल बनाने के लिए दोस्तों उनकी नीतियों का विरोध करेंगे और नए नए अधिकारों और अपने देश की मांग करेंगे। समझ पा रहे हो, ये जो शक्तियाँ हैं ये फेडरल गवर्नमेंट होती थी, लॉर्ड होते थे दोस्तों, जिनके पास में राजा के नीचे बड़ी बड़ी जो अपना खुद भी राजा मान लेते थे। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा था, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे नवाब बनते थे, ठीक है, राजा के द्वारा नवाब किसी दूसरी टेरिटरी में, जीती हुई टेरिटरी में कहीं ना कहीं वहाँ पे राजा घोषित कर दिया गया। फिर वहाँ पे वो राजा कहीं ना कहीं अत्याचारी भी होता था, ऑटोक्रेटिक भी होता था, वही उनका दमन होगा दोस्तों, वही उनको कहीं ना कहीं वहाँ सरकार, वहाँ की जो जनता है राजा के विरुद्ध खड़ा हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे मिलिट्री कूप हो जाएगा। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दोस्तों वहाँ पे गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल होगा दोस्तों अमेरिका का। अमेरिका में ब्रिटेन जो कॉलोनी बनती थी दोस्तों, वहाँ पे अमेरिका के द्वारा इनका विरोध होगा। विरोध होने के बाद में ये अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर लेंगे और एक साथ में आते हैं दोस्तों
यूएसए का जो कहीं ना कहीं इमर्ज होगा और अडेप्ट ये करेगा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में दोस्तों। बट ये जो राइट है दोस्तों अभी तक उनको लिमिटेड ही मिल पाते थे, हर किसी को नहीं। वहाँ पे रेसिज्म हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट का, ये कहीं ना कहीं आपको अधिकारों की मांग होगी फिर बाद में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो स्कूल खोले जाएंगे उनके डेवलप्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, यूनिवर्सिटी जो बनेगी दोस्तों, लोगों की जो डिमांड मांग की पूरी की जाएगी सरकार के द्वारा, सरकार वहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों फ्रांस कहीं ना कहीं होगा, स्पेन की जो कॉलोनी होती थी उनसे, ठीक है। और अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के जो नेशन होंगे दोस्तों वो धीरे धीरे उन कॉलोनियों से मुक्त होकर डेमोक्रेटिक कंट्री को निर्माण करेंगे, ठीक है। ये बड़ी बड़ी जो कॉलोनी थी किसकी होती थी, ब्रिटेन और स्पेन की, ठीक है। ये कन्वर्ट टूट जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक जो आप कह सकते हैं पावरफुल नेशन अमेरिका का यहाँ पे एक पावर बन के तैयार होगी दोस्तों। ठीक इसके अपोजिट में दोस्तों यूएसएसआर पावर होगी, ठीक है। हम इसके कंटेम्प्रेरी दोनों पावरों का कहीं ना कहीं पॉइंट को क्रिटिसाइज करेंगे या देखेंगे उनको किस तरह से ये दो ही पावर कहीं ना कहीं अदर नेशन पे रूल करेगी दोस्तों। ये दो पावर बाहर निकल के आएंगी। 19वीं सेंचुरी क्या होगा दोस्तों, 19वीं सेंचुरी में ये जो स्ट्रगलिंग हो रहा था डेमोक्रेटिक जो नेशन का, ये स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे कोई डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहा था, ठीक है, जो कॉलोनी थी उसके विरुद्ध हो रहे थे, धीरे धीरे कंट्री बाहर निकल के आ रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, सरकार के विरुद्ध मांग कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग हो रही थी, राजनीतिक व्यवस्था ठीक हो रही थी, इकोनॉमिक पे काम किया जाता था, सोसाइटी को देखते हुए जो नियम बनाए जाते थे, अपने अपने संविधान की मांग करने लगे, कंट्री कैसा होना चाहिए ये लोगों में जागरूकता फैलने लगी। समझ पा रहे हो, ये फेज रहा था 18 से 19 सेंचुरी के बीच में दोस्तों। कॉलोनियों और जो फेडरल लॉर्ड होते थे उनका दमन करके दोस्तों न्यू कंट्री का अमर्ज हो जाना, ये क्या कहलाता था, एक डेमोक्रेटिक नेशन की ओर संकेत। या फिर एक राजा होता था डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी रूलर भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। वो किस तरह से होगा, ये आज जो हम जो गवर्नमेंट देख रहे हैं, जो हम नेशन देख रहे हैं, वो किस तरह से डेवलप हुए थे, किस तरह से वो बाहर इमर्ज होते थे डेमोक्रेटिक के रूप में, ठीक है, वो हमने देखा दोस्तों। वहाँ के जो सेंटर है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है दोस्तों, वो किस तरह से लोगों की इक्वलिटी और फ्रीडम और जस्टिस पे कहीं ना कहीं रूल बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन होगा दोस्तों उनका खुद का, और वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट से भी बड़ा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। समझ पा रहे हो, रूल को मानेंगे दोस्तों। वो एंड हो जाएगा दोस्तों इस पीरियड में, जो एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड शेप हो जाएंगे डेमोक्रेटिक नेशन में थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके पहले में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, जो कहीं ना कहीं राइट टू वोट होगा दोस्तों, सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा राजा को चुना जाएगा, राइट टू वोट की मांग की होगी, लोगों को पार्टिसिपेट किया जाएगा, महिलाएं भी इसमें अधिकार में शामिल हो जाएंगे दोस्तों। पहले तो क्या होता था, जैसे इंडिया की बात करें, जो इंपीरियल गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसमें इंडिया में इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पे लिमिटेड को ही वोट करने का अधिकार होता था, ठीक है, महिलाओं का अधिकार होता था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। ये सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों, महिलाओं को किस देश ने सबसे पहले राइट टू वोट डालने का अधिकार दिया था, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना था। यूएसए और भारत 1920 में दोस्तों, 1928 में आप देखोगे ब्रिटेन द्वारा ये कहीं ना कहीं राइट टू वोट महिलाओं को देने का ये दिया था। फिर लेकिन दोस्तों जिनके पास में अपनी ज़मीन होती थी, जो एजुकेटेड पीपल होते थे, या फिर जो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति होते थे जो सरकार को जानते होंगे, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होता था, ठीक है। ये लिमिटेड कहीं ना कहीं राइट दिए जाते थे लोगों को। फिर धीरे धीरे लोगों में जैसे नॉलेज बढ़ने लगी, तो वो कहीं ना कहीं उन कॉलोनियों के विरुद्ध, ठीक है, एक्शन लेंगे। इसमें से एक गाना कंट्री का एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, अफ्रीका का, वो किस तरह से यहाँ पे इलेक्शन होंगे, ये आगे देखते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों।
ये तो थे दोस्तों कहीं ना कहीं यूएसए, फ्रांस और अदर कॉलोनियों को कहीं ना कहीं समाप्त करने के बाद में इसके समकालीन ये डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑटोक्रेटिक जो रूलर हुआते थे उनको कहीं ना कहीं दमन करके ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनने स्टार्ट हुई। समझ पा रहे हो? उनमें से एक एग्जाम्पल एक घाना का था दोस्तों। घाना में किस तरह से यहाँ पे मिलिट्री कूप होता है, उसके बाद में फिर यहाँ पे घाना को इंडिपेंडेंस किया जाता है। ये हुआ था दोस्तों 1957 में दोस्तों। पहला अफ्रीकन नेशन जो इंडिपेंडेंस हुआ था, डेमोक्रेटिक हुआ था दोस्तों। इसमें इलेक्शन होते हैं। फिर दोस्तों हमने बताया था कि जिस प्रकार से इस कंपनी आज जो हम जो टू पावर देख रहे हैं, यूएसएसआर, ये रसिया और कहीं ना कहीं चाइना, रसिया और यूएसए दोस्तों, ये जैसे जैसे टाइम बीतता गया दोस्तों, 20वीं सेंचुरी आने स्टार्ट हुआ धीरे धीरे इस फेज में, तब दो कहीं ना कहीं पावर हमारे को मिलती हैं। जैसे आप देखोगे टू पोलर इमर्ज। एक थी यूएसए, एक थी यूएसएसआर। अब हम 20 सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। 20 और इसके 21 सेंचुरी में आ चुके हैं दोस्तों इस फेज में। जैसे ही अमेरिका इंडिपेंडेंस होता है दोस्तों, और अदर जैसे फ्रांस है और अफ्रीका के नेशन, घाना के एग्जाम्पल देखा हमने, ये कहीं ना कहीं लैटिन अमेरिका होगा दोस्तों, लैटिन अमेरिका के देश होंगे, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक नेशन में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके कंटेम्परेरी दोस्तों 20वीं सेंचुरी के आसपास और इसके इसमें तो क्या होगा, ये जो वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड है, दो कहीं ना कहीं महान शक्तियों में विभाजित हो जाएगा। एक यूएसए और कहीं ना कहीं यूएसएसआर। आफ्टर कहीं ना कहीं आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में बहुत सारे कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप होंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये कॉलोनियाँ टूट जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे न्यू गवर्नमेंट स्थापित होगी, डेमोक्रेटिक होगी, लोगों का जनता का शासन होगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हमारे को देखने को मिला। यूएसएसआर दोस्तों कहीं ना कहीं यूनिक आइडेंटिटी होती थी, और इसका जो कहीं डिसइंटीग्रेशन हो जाना 1991 में दोस्तों 15 कंट्रियों में कहीं ना कहीं ये टूटी थी, ठीक है। इस पे कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों वो कंट्रियां बाहर निकल के आएंगे। ये इसकी पावर कहीं ना कहीं यूएसए के मामले में कहीं ना कहीं डाउन पड़ेगी दोस्तों। आज प्रेजेंट डे टाइम में दोस्तों जिस तरह से यूएसए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में डोमिनेशन कर रहा है, और उसी प्रकार से रशिया कर रहा है दोस्तों। हमने अपने इंडिया को दोस्तों किस प्रकार से एक मतलब रिजर्व रखा है, ये हमने नॉन एग्रीमेंट मूवमेंट के माध्यम से दोस्तों, नाम के माध्यम से दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी होती थी, उसको किस तरह से हमने एक रिजर्व रखा है। जब दो फाइट आपस में मतलब राज कर रही है दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड पे, किस तरह से हम उस आइडेंटिटी को रिजर्व रख सकते हैं, कौन सा मत हम किसको, किसके पास में किसका साथ देंगे, किस पावर का साथ देंगे, किस पावर को भविष्य को फ्यूचर से लेके हमारे कंट्री को कहीं ना कहीं आज जैसे युद्ध का माहौल बना हुआ है दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का, किस तरह से ये दो शक्तियाँ हमारे को साथ देगी, किस देश का साथ देगी, या फिर इंडिया किस तरह से यूएसएसआर का सहायता लेगी, यूएसए का, ये कहीं ना कहीं एक टाइम ऑफ सिचुएशन के माध्यम से ये कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है। इन पावरों को किस तरह से जो जियो पॉलिटिक्स होगी दोस्तों ये इमर्ज होगी। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा, ये किस तरह से शेप लेगी या किस तरह से इमर्ज होगी। हमने बिगिनिंग फेज देखा दोस्तों। ये जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों
डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल। हमने देखा इस तरह से जो टू पावर है दोस्तों, यूएसए और यूएसएसआर डोमिनेशन करेंगे। जैसे ही दोस्तों वर्ल्ड वार 2 होता है, उसके बाद में दोस्तों यूएनओ की मांग, यूएन बनाया जाएगा। ठीक है, किस तरह से इस पूरे जो दोनों पावरों को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्री होंगे डोमिनेशन करेंगे, उनको उनकी पावर सीमित कर दी जाएगी यूएनओ के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी काउंसिल होगी दोस्तों, वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में दोस्तों जैसे यूएनएससी की जो 5 पावर है दोस्तों, राइट टू वीटो पावर दिया जाएगा। जिनके पास में वीटो पावर है दोस्तों, वो वीटो पावर किस किस के पास में है? ये वीटो पावर दोस्तों रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस, और यूके। जिन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण किया है दोस्तों, उन्हीं के पास में ये पावर है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अब इंडिया को भी कहीं ना कहीं इसमें सीट के लिए रिजर्व माना जाता है दोस्तों, डोमिनेशन करने में। आज जो जिस हिसाब से इंडिया कहीं ना कहीं डोमिनेशन कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी इस यूएन काउंसिल में एक सीट का दावेदार माना जाता है और माना भी गया है। शुरुआती दौर से ही दोस्तों कहीं ना कहीं यूएन में इंडिया का प्रतिनिधित्व रहा है, चाहे वो देश दोनों शक्तियों को पैरेलल किया जाए। चाइना का ट्रेड वार में भी दोस्तों ये कहीं ना कहीं इंडिया इसमें भागीदार रहता है। जियोपॉलिटिक्स एशिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में दोस्तों ये कहीं ना कहीं इंडिया भी कहीं ना कहीं यूएन काउंसिल सीट रिजर्व रखता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमारे इसमें जो सुपर पावर है दोस्तों, इनमें नाम हमारे इंडिया का भी नाम शुमार होगा। आइए दोस्तों, जैसे ही यूएनओ बढ़ती है दोस्तों 1945 में, कहीं ना कहीं ये जो पावर होंगे दोस्तों, पोलर पावर होंगे, इन पे कंट्रोल किया जाएगा। किस तरह से जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, पॉलिटिक्स जो डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे दोस्तों किस तरह से स्थापित होंगे, इसको कंट्रोल में लाया जाएगा। ठीक है, यूएन के द्वारा। और यहाँ पे तरह तरह के संगठन बनाए जाएंगे, चाहे वो पॉवर्टी पे हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, चाहे फिर नेचुरल डिजास्टर आ जाए दोस्तों, इनको अंडर कंट्रोल करने का कौन? यूएन में। समझ में आया दोस्तों। और किस तरह से डोमिनेशन करेंगे ये पांचों अभी इस कंटेम्प्रेरी, यही एक राजनीति दोस्तों आज माहौल बना हुआ है। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं हवा युद्ध की मिल रही है, वार होने वाला है। आप क्या सोचते हो दोस्तों इस युद्ध के बारे में? कमेंट करके बताओ मेरे को। जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा बना हुआ है दोस्तों, क्या इंडिया यहाँ पे डोमिनेशन करेगी? क्या पोप को हम वापिस ले लेंगे? ये कहीं ना कहीं किस हद तक जो वार है, जो ब्रूटल वार होगी या फिर जो पीसफुल वार होगी, वो होगा किस तरह का जो रवैया है वो इंडिया अपनाएगा आने वाले टाइम में? आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। क्या इंडिया डोमिनेशन करेगा पोप में? क्या इसमें यूएसए की भूमिका रहेगी? क्या रसिया करेगा? क्या चाइना इंडिया को कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? कौन कौन से कंट्री जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे दोस्तों? पाकिस्तान को कौन करेगा? क्या पोप का मसला पूरी जिंदगी भर के लिए कहीं ना कहीं ये माता खत्म हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं हम जो इस चैप्टर में बेसिकली दोस्तों डेमोक्रेटिक जो देखा हमने पूरा इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप दोस्तों आज की जो वीडियो थी, जितना भी हमने कंटेंट बनाया आज पूरा आपको समझ में आया होगा। पहले हमने देखा, जो हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे चिली के और पोलैंड के, किस तरह से यहाँ पे मिलिट्री को लगता है और किस तरह से हम डोमिनेशन कर सकते हैं।
धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो बाहर आएंगे दोस्तों, बाहर निकल के आएंगे। 1945 के बाद में दोस्तों जो यूएनए बनेगा वो डोमिनेशन करेगा। आई होप दोस्तों ये आज की क्लास थी वो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी।